हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम संसाधनों के संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमने ऊर्जा के परंपरागत संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि की चर्चा की थी, जहां कोयले को काला सोना कहकर पुकारते हैं, तो वहीं पेट्रोलियम को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। यानी आप इस बात को एहसास कीजिए कि इन दोनों खनिजों की कितनी उपयोगिता है, जिस कारण इन्हें सोना कहकर पुकारा जाता है। ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधनों में इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोयला और पेट्रोलियम के अत्यधिक दोहन के कारण आज इनकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है। इसलिए वर्तमान में ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक संसाधनों पर भी जोर दिया जाने लगा है। आज उन्हीं कुछ संसाधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो मुख्यतः आज काम में लिए जा रहे हैं या भविष्य में जो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाने जाएंगे, चाहे भले ही आज इनका हम उपयोग कम कर रहे हों, जैसे आणविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उनकी चर्चा करेंगे हम शॉर्टली इस वीडियो में। लेकिन आने वाला भविष्य जो निर्भर करेगा वो उन्हीं महत्वपूर्ण संसाधनों के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन उन सबसे पहले हम वर्तमान में जल विद्युत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज अधिकांशतः घरों में, उद्योगों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो जल विद्युत के बारे में ज़रा देखें कि भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति के साथ प्रारंभ हुआ था। जल विद्युत अर्थात जल के द्वारा निर्मित की जाने वाली विद्युत, इसमें एक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है जिसके तहत किसी भी नदी या बांधों में से जल को ऊंचाई के साथ नीचे गिराया जाता है। नीचे विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे हुए होते हैं। इस उपकरण में पंखे होते हैं, इसको टरबाइन बोला जाता है। जब ये जल ऊंचाई पे से नीचे गिरता है तो इन पंखों पर गिरता है, जिससे ये पंखे घूमते हैं। पंखों के घूमने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
इस टरबाइन के माध्यम से एक जेनरेटर जुड़ा हुआ होता है। जब इस पंखों के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यह जेनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसे वायर के माध्यम से यानी तारों के माध्यम से घरों तक, उद्योगों तक पहुंचा दिया जाता है। आज वर्तमान में इसका काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। हालांकि स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक जल विद्युत का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था। हालांकि विकास तो अभी भी इसका बहुत सी जगहों पर नहीं है। आज भी रेल परिवहन का संचालन डीजल के माध्यम से ही किया जा रहा है। यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी विद्युत आपूर्ति नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी अंधकार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में आज इसका उपयोग किया जा रहा है। 1947 तक चाहे देश में इसका पूरी तरह विकास नहीं हो पाया हो, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसका तेजी से विकास हुआ। पंचवर्षीय योजना अर्थात 5-5 वर्ष के अंतराल पर चलाई जाने वाली योजनाएं। सन 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की भी स्थापना की गई, जिसके तहत कई जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियों पर बने हुए अलग अलग बांधों के माध्यम से जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। जहां आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजनाएं, पंजाब में भाखड़ा नागल परियोजना, उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना, जो इसके अलावा राजस्थान में राणा सागर, जवाहर सागर व माही बजाज सागर परियोजनाएं हैं। चंबल नदी पर स्थित ये परियोजनाएं, कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजनाएं, ऐसी कई परियोजनाएं, कई बांधों का निर्माण किया गया, जिनके माध्यम से आज जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। बांध जहां पहले सिंचाई के लिए ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन इन बांधों के माध्यम से न सिर्फ सिंचाई अपितु जल विद्युत का निर्माण, मछली पालन, पर्यटन आदि महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है। और उन्हीं में से इन परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है। तो जल विद्युत अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधनों में जाना जाता है। उसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो आणविक ऊर्जा के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। आणविक ऊर्जा अर्थात अणुओं के माध्यम से, परमाणुओं के माध्यम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। हम जानते हैं कि जब परमाणुओं का विखंडन होता है या उनका संलयन होता है, तो परमाणुओं के विखंडन व संलयन दोनों से ही ऊर्जा विमुक्त होती है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जो शुभारंभ करता थे
वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, एक विख्यात वैज्ञानिक रहे होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा की शुभारंभ किया था। समय बीता 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ ही 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान की भी स्थापना हुई, जिसे 1967 में होमी जहांगीर भाभा के नाम से ही भाभा अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। आज वर्तमान में देखा जाए तो देश में 17 परमाणु रिएक्टर संचालित हो रहे हैं। परमाणु रिएक्टर जहां परमाणुओं का विस्फोट होता है और ऊर्जा का संचय किया जाता है। बात करें अगर पवन ऊर्जा की, तो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य का पहला स्थान आता है। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इस तरह से पवन चक्कियां लगी होती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो ये जो पंखे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से ये पंखे घूमते हैं और इनके घूमने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सौर ऊर्जा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है, संसाधन है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश, हालांकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा के उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है। जब भारत एक उष्णकटिबंधीय देश के अंतर्गत, यानी भारत का आधे से ज़्यादा हिस्सा उष्णकटिबंधीय भाग में आता है, तो यहाँ सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा भी काफ़ी है। इसलिए सौर ऊर्जा के उत्पादन की यहाँ अपार संभावनाएं देखने को मिलती हैं। इसका उपयोग पानी गर्म करने, भोजन बनाने, विद्युत उपकरण चलाने एवं उद्योगों में किया जाता है। हालांकि आज जब हमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत संसाधन समाप्त हो रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल की लगातार कमी आ रही है, ऐसे में सौर ऊर्जा का उपयोग करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सौर ऊर्जा का व्यापक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आवश्यकता है सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर लाइट का इस्तेमाल किया जाए, जो सूर्य की ऊर्जा से संचालित हो सके। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर हम बात करें, तो यहाँ सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित भोजन प्रणाली विकसित हुई है, जिसमें प्रतिदिन 15,000 लोगों का भोजन तैयार होता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भोजन का निर्माण जो हो रहा है वो सौर ऊर्जा से किया जा रहा है। इससे दो फायदे सामने आते हैं कि जहां एक तरफ ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की बचत हो रही है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच रहा है। क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरी तरह से शुद्ध है,
इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। ऐसे में भारी मात्रा में जब लोगों के भोजन का निर्माण किया जा रहा है, प्रतिदिन 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, तो आप सोचिए कितनी मात्रा में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, चाहे कोयला, पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस, कितनी भारी मात्रा में इनका संरक्षण हो रहा है, इनकी बचत की जा रही है। सौर ऊर्जा के विकास के लिए सन 2010 में जवाहरलाल सोलर मिशन का भी आरंभ किया गया। समय दर समय इसके विकास को बढ़ावा देते हुए 13वीं पंचवर्षीय योजना जो वर्तमान में संचालित हो रही है, इस 13वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2022 तक सौर ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ एक लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारे जैविक ऊर्जा के बारे में, जिसको बायो ऊर्जा या बायोगैस भी कहा जाता है। ये जीवों के अपशिष्टों से, सड़ी गली पत्तियों से तथा कचरे से निर्मित की जाती है। इसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को एक विशाल पात्र में डालकर सड़ाया जाता है, जिससे मीथेन गैस का निष्कासन होता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। भारत सरकार ने 2015 में जैट्रोफा नामक फसल से बायोडीजल बनाने की भी योजना संचालित की, जो डीजल का एक विकल्प है। भारत सरकार, चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारें, प्रत्येक सरकार का ये प्रयास है कि किस तरह से ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण किया जाए। लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, आम नागरिक इसके प्रति सजग नहीं होगा, तब तक ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण कर पाना नामुमकिन है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन अर्थात परंपरागत संसाधन समाप्त होंगे। इसलिए वो समय देखना ना पड़े, आवश्यक है आज ही ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया जाए, ताकि हमारा भविष्य और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें और उन संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो आज हमने ऊर्जा के कुछ संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की। यहाँ इस टॉपिक के साथ हमारे अध्याय की भी समाप्ति होती है। आगामी वीडियो में हम हमारे नए अध्याय की चर्चा करेंगे, जो कृषि से संबंधित है। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।